स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। आप सोच रहे होंगे आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनके पास एक प्रचंड जनादेश है, वो अपने जनमत के आखिरी साल में यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो 5 साल में नहीं किया, वो 5 साल के आखिरी साल में प्रधानमंत्री ने एनडीए की इतनी बड़ी बैठक क्यों बुलाई। बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री के पास प्रचंड जनादेश है, प्रधानमंत्री देश से लेकर विदेश में पॉपुलर हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर फ्रांस के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब लोग प्रधानमंत्री को बॉस मान रहे हैं। उसके बाद भी प्रधानमंत्री को 38 दलों की बैठक क्यों बुलानी पड़ी, एनडीए की बैठक क्यों बुलानी पड़ी, तो इसकी हम मीमांसा करेंगे। इस पे हम प्रकाश डालेंगे कि प्रधानमंत्री को स्मॉलर यानी कि छोटी पार्टियों की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों प्रधानमंत्री एनडीए के प्रति सचेत हुए और एनडीए की बैठक बुलाई गई। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात एनडीए की, उसकी पॉलिटिक्स की। बीजेपी के सामने इस समय जो सबसे क्रूशियल चैलेंजिंग स्टेट जो हैं, उसकी हम बात करेंगे और फिर हम इस बात पे आएंगे कि प्रधानमंत्री ने एनडीए की बैठक क्यों बुलाई। वैसे तो अगर आप देखें कि एनडीए का इतिहास काफ़ी पुराना है। वाजपेयी सरकार में 24 पार्टियों की सरकार थी, एनडीए अलायंस था और उसमें बड़ी बड़ी पार्टियां थी। लेकिन इस समय जो एनडीए है उसमें अगर 4-5 दल को छोड़ दिया जाए, खास करके एआईडीएमके को छोड़ दिया जाए, एआईडीएमके जिसका कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे इस समय अपोजिशन की पार्टी है, तकरीबन उसके पास 40%, 38-39% का वोट शेयर रहा है। हालांकि बाद के चुनाव में वो खिसका भी है, लेकिन वहाँ की वो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी रही है, सत्ता में रही है। वैसे ही अगर आप देखें कि शिंदे जो शिवसेना से अलग हुए, वो इस समय मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी, और साथ ही जो अजित पवार गुट है यानी कि जो एनसीपी से अलग हुआ, और एलजेपी जिसके पास 6 सांसद हैं अगर दोनों फैक्शन को जोड़ दिया जाए। तो इनके अलावा ज़्यादातर जो एनडीए की पार्टियां हैं उनके पास में कोई, किसी के पास असेंबली में एमएलए है, किसी के पास असेंबली में भी एमएलए नहीं है, पार्लियामेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए। कुल मिलाकर आप देखें कि 16 ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास लोकसभा में सांसद नहीं हैं, जो एनडीए की पार्टनर हैं, जो इस बैठक में आई थी। इसके अलावा 9 ऐसी पार्टियां जिन्होंने कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, चुनाव में भाग ही नहीं लिया। और ये सारी पार्टियां जो पार्टियां हैं जो एनडीए की बैठक में आई, उनका तकरीबन जो वोट शेयर है वो 7% का रहा है। यानी कि बीजेपी का अगर 37% का वोट शेयर उनमें जोड़ दिया जाए तो 44% का वोट शेयर यानी कि बीजेपी और एनडीए का मिला करके होता है। तो फिर आखिर प्रधानमंत्री की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, सरकार को 9वें साल में एनडीए की बैठक बुलाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। इसके कारणों को हम समझाते हैं आपको कि क्यों जरूरत आन पड़ी। बीजेपी के सामने जो इस समय के जो चैलेंजिंग स्टेट है, जहां पे बीजेपी का स्टेक काफ़ी हाई है, और अगर थोड़ा भी यानी कि थोड़ी भी पानी ऊपर नीचे हुआ तो बीजेपी यानी कि जो ऊंचे के पायदान है वहां से काफ़ी नीचे गिरेगी। जो चैलेंजिंग स्टेट है उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये 4 जो स्टेट हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग स्टेट हैं। यूपी को अगर छोड़ दिया जाए, यूपी में बीजेपी को बहुत ज़्यादा खतरा नहीं दिखाई देता। वहाँ पे बीजेपी को लगता है कि सीटें कम आगे पीछे हो सकती है, लेकिन यूपी में कोई बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं होगा। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, यूपी से ही शुरुआत करते हैं। यूपी में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 62 सीटें मिली थी लोकसभा की, जो काफ़ी बड़ा आंकड़ा होता है लोकसभा के हिसाब से। लेकिन पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ी थी और उन्होंने अच्छी खासी सीटें ईस्टर्न यूपी से बीएसपी ने ली थी। अब बीजेपी के पास जो पिछले चुनाव में जो अलायंस पार्टनर थे वो निषाद की पार्टी, जिसमें कि निषाद के बेटे ने बीजेपी के अपने सिंबल से उन्हें खड़ा किया था और वो चुनाव जीत कर आए। और दूसरे जो कि अपना दल के भी 2 गुट हैं, लेकिन जो अपना दल सोनेलाल गुट है जिसे अनुप्रिया पटेल रिप्रेजेंट करती हैं, उसने चुनाव लड़ा था और उसे 2 सीटें मिली थी। 1 पॉइंट यानी कि 1.5% से भी कम वोट शेयर उन्हें मिला था। जो इस समय एनडीए अलायंस में बीजेपी ने जोड़ा है राजभर को, जो ओम प्रकाश राजभर एक काफ़ी मैवरिक किस्म के राजनेता हैं। कभी वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में होते हैं, कभी बीजेपी के साथ में होते हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी के साथ अलायंस में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया, इसलिए वो लोकसभा का चुनाव बीजेपी के साथ में नहीं लड़े। लेकिन चुनाव नहीं लड़े
तो उसका बीजेपी को कितना फायदा हुआ वो सिर्फ 2-3 सीटों के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे 2 सीटें, यानी कि मछली शहर की जो सीट है वहां पर बीजेपी बहुत मुश्किल से 181 वोटों से जीती। अगर वहां पे जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो अगर समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में लड़ते, ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अलायंस में भी नहीं लड़ा था, हालांकि बाद के विधानसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के अलायंस में चुनाव लड़ा, लेकिन अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में लड़ते तो बीजेपी का हारना वहां पे तय था, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को 11,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जो कि बीजेपी के 181 वोट के जीतने के मार्जिन, विक्ट्री मार्जिन से काफ़ी ज़्यादा है। तो यानी कि राजभर फैक्टर ने यूपी में उस सीट पर बीजेपी को बचा लिया। वैसे ही सीट बलिया की सीट, जहां पर बीजेपी का जो विक्ट्री मार्जिन था वो 15,000 वोटों का था, जबकि राजभर को 39,000 वोट मिले थे। तो राजभर फैक्टर ने यहां भी बीजेपी को बचा लिया जीतने से। अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ लड़ते तो इसमें बीजेपी को हारना वहां पे तय था। उसी तरह से ईस्टर्न यूपी की 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी कमजोर स्थिति में है, और राजभर के आने से, राजभर का वोट शेयर तो पिछले लोकसभा चुनाव में 0.5% था, लेकिन राजभर का जो इन्फ्लुएंस है वो 10 से 12 लोकसभा सीटों पर है, और वो अकेले भले ही चुनाव ना जीतें, लेकिन बीजेपी के साथ जब वो एडअप हो जाएंगे तो बीजेपी को चुनाव जीतने में आसानी होगी। उसी तरह से बीजेपी एक तरह से वेस्टर्न यूपी में, हालांकि वेस्टर्न यूपी में बीजेपी की कोई कमजोर कड़ी उस तरह से नहीं है, लेकिन अगर आरएलडी के ऊपर बीजेपी काफी दिनों से डोरे डाल रही है, अगर आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ में आ जाते हैं तो जाटों का जो वोट है वो बीजेपी को आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। उनके पिता अजीत सिंह पहले भी बीजेपी के साथ कई बार अलायंस में रहे हैं, लेकिन इस समय जयंत चौधरी वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ में अलायंस में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो छोटी पार्टियां हैं, यानी कि ओम प्रकाश राजभर, वहां पर अपना दल जैसी पार्टियां हैं, जो निषाद पार्टी, वो किस तरह से बीजेपी की टोटल जो केमिस्ट्री है, यानी कि जो 80 सीटों का गणित है, वहां पर बीजेपी के लिए क्रूशियल है। क्योंकि बीजेपी अगर 10 सीटें भी यूपी से लूज करती है, नुकसान में उठाती है, तो बीजेपी के लिए वो 10 सीटों को के नुकसान को भरपाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बीजेपी इन छोटी पार्टियों के साथ अलायंस में उनकी जो भी डिमांड है उसको सहते हुए भी उनके साथ अलायंस कर रही है। अब आते हैं बिहार का उदाहरण। बिहार जो स्टेट है वो काफ़ी इस समय बीजेपी के लिए चैलेंजिंग स्टेट है, बल्कि कहें कि महाराष्ट्र और बिहार मोस्ट चैलेंजिंग स्टेट इस समय है बीजेपी के लिए। महाराष्ट्र में अजित पवार फैक्शन के साथ, यानी कि शरद पवार की पार्टी में डिवीजन करके बीजेपी ने अपनी जो मुसीबतें हैं वो काफ़ी कम कर ली है, लेकिन बिहार में अभी भी मुसीबत बनी हुई है। वो क्यों बनी हुई है, वो आप थोड़ा सा वोटों के गणित को समझिए। 2019 में, यानी कि जो बीजेपी ने और जेडीयू ने साथ में चुनाव लड़ा था, और जेडीयू के पास जो वोट शेयर था वो 22% का वोट शेयर था जेडीयू के पास में, और जेडीयू ने 16 लोकसभा की सीटें जीती थी। बीजेपी 24% के वोट शेयर के साथ 17 लोकसभा की सीटें जीती थी। तो यानी कि, और जो एलजेपी थी वो 6 सीटें उनको मिला था, 6 सीटें जीती थी, और 6% का वोट शेयर, 7% का वोट शेयर एलजेपी को मिला था। अब आज की स्थिति में जेडीयू, यानी कि जो 22% का वोट शेयर है वो सीधे माइनस हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं। अब जो अगर आप देखें महागठबंधन की स्थिति, 22% का वोट शेयर नीतीश कुमार का, जो 15% का वोट शेयर जो पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी को मिला था, वो वोट शेयर महागठबंधन के पास में है। कांग्रेस का वोट शेयर 7.8%, और जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनका वोट शेयर 2.2%, यानी कि 45% का वोट शेयर, 45% के वोट शेयर के सॉलिड बेस पे महागठबंधन खड़ा है। जबकि बीजेपी के वोट शेयर को देखें तो बीजेपी अपने 22% के वोट शेयर, एलजेपी के अगर दोनों फैक्शन को जोड़ दिया था तो 6% के वोट शेयर, कुशवाहा की जो पार्टी है उसको बीजेपी ने अपने साथ लिया है एनडीए अलायंस में, मांझी की पार्टी को लिया है। तो इन सब के वोट शेयर को जोड़ भी दिया जाए तब भी बीजेपी का वोट शेयर 30% से ज़्यादा नहीं पहुंचता है। तो वैसी स्थिति में बीजेपी को सीधे सीधे 16-17 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है बिहार से। तो इसलिए जो सारी गणित है, जो सारी केमिस्ट्री और अर्थमेटिक है, जो छोटी पार्टियों के
एनडीए अलायंस में इकट्ठा करने का, उसके पीछे की रणनीति यही है कि 2-3% का जो वोट शेयर जिन जिन पार्टियों को है उसको एडअप किया जाए, क्योंकि मांझी के पास महादलित का बेस है, कुशवाहा के पास कुशवाहा वोटर का बेस है, जो कि बिहार में एक प्रोमिनेंट जाति है, 4-5% की उनका वोट शेयर है। उसी तरह से अगर कल की तारीख में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी जो है वो भी जुड़ जाती है तो उनका मछुआरा बेस है, तो ये सारी पार्टियां बीजेपी के सोशल बेस को मजबूत करती हैं। तो इसलिए बिहार बीजेपी के लिए एक चैलेंजिंग स्टेट है। महाराष्ट्र में बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर में जो बढ़ोतरी हुई है वो अजित पवार के आने से हुई है, क्योंकि शिंदे पहले से ही जब शिवसेना में डिवीजन हुआ था तो उसके साथ बीजेपी ने सरकार बनाया था। लेकिन बीजेपी की जो डेस्परेशन है इस समय कि बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र से 41 लोकसभा की सीटें जीती थी, 48 लोकसभा की सीटों में से, वो एक काफ़ी बड़ा नंबर है। और उस बड़े नंबर में अगर बीजेपी जो शिवसेना के शिंदे है उसके साथ में बीजेपी को लगता था कि वो उस तरह की सीटें जीतने में कामयाब नहीं हो पाएगी जो पिछले अलायंस में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जो यूनाइटेड शिवसेना थी, उसके साथ में जीता था। तो इसीलिए अब जो अजीत पवार का फैक्शन है, जो शिंदे का फैक्शन है और बीजेपी, ये तीनों मिलकर बीजेपी ने अपने लॉस को कम किया है। हालांकि पूरी तरह से अब भी लॉस की भरपाई नहीं हुई है, क्योंकि ये एक जो जनरल परसेप्शन है महाराष्ट्र की राजनीति में कि जो सहानुभूति है अब भी उद्धव ठाकरे के साथ में है, और शरद पवार अपने बुढ़ापे के अंतिम पारी में भी जब वो कैंपेन में निकलेंगे तो उनके साथ में सहानुभूति होगी। तो अजित पवार अपने साथ कितने वोटों का ट्रांसफर करा पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। वैसे ही शिंदे जो हैं वो कितने वोटों का ट्रांसफर करा पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। तो महाराष्ट्र के अलावा जो बीजेपी के पास जो चैलेंजिंग स्टेट है वो अगला स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक में अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी 66 सीटों पर आ गई सत्ताधारी पार्टी से। कांग्रेस जो थी वो 135 सीटों पर जीती है, जो 49 या 42% के वोट शेयर से। बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 36% का है और जेडीएस जो है वो 13% के वोट शेयर के साथ 19 सीटें जीती है। अब बीजेपी पिछले अगर लोकसभा के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी 25 सीटों पर है, यानी कि 28 सीटों में मैक्सिमम सीटों पर बीजेपी है। कांग्रेस का जिस तरह से रिसर्जेंस हुआ है कर्नाटक में, तो बीजेपी के सीटों में कमी आ सकती है, क्योंकि अगर 10-15 सीटें भी कर्नाटक से बीजेपी की निकल गई तो बीजेपी को भरपाई उन सीटों की दूसरे राज्य से करना पड़ेगा। तो इसीलिए बीजेपी जेडीएस पे डोरे डाल रही है और बीजेपी कुमारस्वामी की पार्टी, देवगौड़ा की पार्टी के साथ अलायंस करने के लिए तैयार दिख रही है। उसी तरह से बीजेपी के सामने एक और चैलेंजिंग स्टेट है वो पंजाब। पंजाब में वैसे तो बीजेपी का कोई बहुत भारी स्टेक नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद भी पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी और उनकी अलायंस पार्टनर अकाली दल ने 2 सीटें जीती थी। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी वहाँ पे अकाली दल अलायंस से अलग हो चुका है और वैसी स्थिति में अगर हम जालंधर बाईपोल को देखें, जहाँ पर आपकी पार्टी को, जो आम आदमी पार्टी है, उसको 34% वोट शेयर मिला, जो अकाली दल है उसको 17% का वोट शेयर मिला और बीजेपी को 15% का वोट शेयर मिला। तो बीजेपी के 15% और अकालियों के 17% को जोड़ दिया जाए तो बीजेपी आप पार्टी के वोट शेयर से थोड़ा ही नीचे 1-2% के वोट शेयर से ही कम होगी, यानी कि बीजेपी वहां फिर से 2 सीटें जीत सकती है, 3 सीटें जीत सकती है। तो बीजेपी की चुनौती अपने 2 सीटों को बचाने की है और साथ ही अलायंस की 2-3 सीटें वहां से हासिल करने की है। इसीलिए अकाली दल के साथ भी बातचीत चल रही, हालांकि वो बातचीत अब तक कामयाब नहीं हो पाई है, क्योंकि अकाली दल की कुछ और शर्तें हैं, बीजेपी की कुछ और शर्तें हैं। तो इसके अलावा ढेर सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर बीजेपी को छोटी पार्टियों के साथ में अलायंस करना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के सामने बड़े अलायंस पार्टनर इस समय 4-5 अलायंस पार्टनर के अलावा बीजेपी को बड़े अलायंस पार्टनर नहीं मिल रहे हैं। एआईडीएमके के अलावा आप देखें कि आंध्रा में बीजेपी टीडीपी के साथ अलायंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक टीडीपी से बात नहीं बनी है। तो बड़ी पार्टियां अगर नहीं मिल रही तो छोटी पार्टियों के वोट शेयर और उनके सोशल बेस को जोड़ने की कोशिश है, और इसी स्ट्रैटेजी का पार्ट है बीजेपी की और खास करके एनडीए की बैठक, जहां पर
38-39 पार्टियों की बैठक हुई, जिसमें ज़्यादातर पार्टियों का वोट शेयर जो है वो बहुत ही कम है। लेकिन वो वोट शेयर अगर बीजेपी के वोट शेयर में ऐड हो जाता है तो बीजेपी का कैंडिडेट आसानी से जीत जाता है। और इसीलिए पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि कई सारी पार्टियों, रीजनल पार्टियों के जो नेता थे, बीजेपी ने उन्हें अपने सिंबल पे टिकट दिया, क्योंकि बीजेपी के सिंबल पे वो जीत सकते हैं, वो अपने सिंबल पे नहीं जीत सकते। तो 2024 की जो केमिस्ट्री है, जो गणित है, जो इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है, उसके विषाद के पीछे बीजेपी की स्ट्रैटेजी यही है कि छोटी छोटी पार्टियां, एक एक सीट क्रूशियल है और इसलिए हर एक सीट की अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और उसके लिए छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी, उसके साथ अलायंस करने में बीजेपी को फिलहाल गुरेज नहीं है। ये अलग बात है कि बाद के दिनों में बीजेपी उनके एक्सपेंस पे ही बढ़ेगी और बीजेपी का एक्सपेंशन होगा। शंकर हरिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।